हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड की क्लास 10th जिसका सोशल साइंस में देखेंगे हिस्ट्री का अर्थशास्त्र का चैप्टर 2 जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय, यानी इंग्लिश में बोले तो स्टेट एंड नेशनल इनकम्स। इस वीडियो में हम टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है सभी इस वीडियो में कवर किए हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी वीवीआई और इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो की मदद से आपके इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा वो सभी क्लियर होने वाले हैं। यहाँ आपको साइड कॉर्नर में दिख रहा होगा कि ये 2019 में पूछा गया है और ये 2020 में, ऐसे करके जितने भी क्वेश्चन है ये किसी न किसी प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है और इस वीडियो में आपका टोटल कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी की चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? सही जवाब हो जाएगा हमारा दादा भाई नौरोजी जो थे, ये सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाए थे। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाए थे? सही जवाब हो जाएगा इसका 1868 ईस्वी में ये राष्ट्रीय आय की अनुमान लगाए थे। आपको तो ये पता चल गया कि हाँ, राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया, तो दादा भाई नौरोजी ने। कब लगाया? तो 1868 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 ईस्वी में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी थी? सही जवाब हो जाएगा हमारा 20 रुपीज़, यानी 20 रुपये। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा इसका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CSO, की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब हो जाएगा इसका 1954 ईस्वी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ होता है? सही जवाब हो जाएगा इसका उत्पादन के साधनों की आय जो होता है यही राष्ट्रीय आय होता है। प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम जो निकालने का सूत्र क्या है? सही जवाब हो जाएगा इसका जो राष्ट्रीय आय बाई कुल जनसंख्या। जैसे मान लो राष्ट्र की आय 70 बिलियन है, 7 बिलियन है, तो 7 बिलियन और कुल जनसंख्या सपोज दैट मान लेते हैं 1.4 बिलियन हो गया, तो इसे डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा प्रति व्यक्ति आय कि कितना आ रहा है। ठीक है, ये हो जाता है प्रति व्यक्ति आय की निकालने का फॉर्मूला। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा गोवा की जो प्रति व्यक्ति आय है ये सबसे ज़्यादा है। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है यानी सबसे ज़्यादा है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा पटना जो है, ये पटना की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम यानी न्यूनतम है? सही जवाब हो जाएगा हमारा शिवहर का। योजना काल में भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय वार्षिक आय में क्या परिवर्तन हुआ है? सही जवाब हो जाएगा इसका बढ़ी है। जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें इंक्रीजिंग हुआ है यानी बढ़ा हुआ है। तीव्र आर्थिक विकास के बिना प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि क्या संभव है या असंभव है? सही जवाब हो जाएगा हमारा कि ये असंभव है। अगला प्रश्न है हमारा, वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है और यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा इसका फिशर जो थे उनका है। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा इसका वस्तुओं और सेवाओं दोनों का मूल्य का।
कुल उत्पादन और उत्पादन में किए गए खर्च का अंतर क्या कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एनएनपी। और इसका फुल फॉर्म पूछे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ओके, अगला प्रश्न है हमारा सकल घरेलू उत्पाद, जिसको बोलते हैं जीडीपी, में क्या शामिल होता है? सही जवाब हो जाएगा इसका जो देश की सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाएं को जीडीपी बोलते हैं। ये सभी इसमें शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा किसी देश के नागरिक द्वारा, चाहे वो देश में हो या देश में उत्पादित कुल अंतिम वस्तुओं या सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जैसे आपको एक्सप्लेन करें तो अगर किसी देश के नागरिक, जैसे मान लो आपके भारत का है लेकिन वो भारत में रह नहीं रहा है, लेकिन वो अपना रुपया जो है विदेश से कमाकर भारत में भेज रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोलेंगे। वो भारत में ना रहकर भी भारत में अपना रुपया भेज रहा है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एनएनपी, और एनएनपी का फुल फॉर्म अभी आपको बताया नेट नेशनल प्रोडक्ट, का अंतर किसके बराबर होता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा मूल्यह्रास। मूल्यह्रास या घिसावट भी है, उसको बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय की गणना की एक प्रमुख विधि है? सही जवाब हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी जो है ना इसमें। जैसे बता दें कि आय विधि जो हो गया है इनकम मेथड, दूसरा हो गया उत्पादन मेथड, यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड, तीसरा है व्यय विधि। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा यदि किसी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की गणना करते समय एक ही वस्तु के मूल्य को 2 बार गिना जाए तो उसे क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा हमारा दोहरी गणना की समस्या। जैसे मान लो एक ही सामान को आप डबल काउंट कर रहे हैं, तो वो हो गया ना गलती, और ये गलती को क्या कहते हैं? दोहरी गणना की समस्या। दोहरी गणना यानी डबल काउंटिंग से बचने के लिए राष्ट्रीय आय की गणना में किस मूल्य को लिया जाता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही जवाब हो जाएगा हमारा दादा भाई नौरोजी। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या करने वाले हो तो ये क्वेश्चन जो है आप हमेशा के लिए याद रख लो, क्योंकि ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने अगस्त 1949 में किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था? सही जवाब हो जाएगा हमारा प्रोफेसर पी.सी. महालोनिस। इनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति 1949 के अन्य सदस्य कौन थे? सही जवाब हो जाएगा हमारा ये दोनों थे, जैसे बताया आपको प्रोफेसर D.R. गाडगिल और डॉक्टर V.K.R.V. राव, ये दोनों थे। राष्ट्रीय आय समिति ने पहली रिपोर्ट किस वर्ष पेश की थी? सही जवाब हो जाएगा हमारा 1951 ईस्वी में।
सकल घरेलू उत्पाद जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का संक्षिप्त रूप इसका फुल फॉर्म ही पूछ रहा है और मैं फुल फॉर्म ही बता रहा हूँ। ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जिसको एनएनपी बोलते हैं का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है। तो अभी आपको बताए थे कि क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय का सीधा संबंध किससे होता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा देश की समृद्धि और नागरिकों के जीवन स्तर से। आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा बचत यानी सेविंग। बचत मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? सही जवाब हो जाएगा हमारा दो प्रकार की। एक तो नगद बचत और दूसरा वस्तु बचत। उपभोग यानी कंजप्शन का क्या अर्थ होता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करना। बिहार राज्य की आय का अधिकांश भाग किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा कृषि क्षेत्र से यानी प्राइमरी सेक्टर से। निम्नलिखित में से कौन सा कारक राष्ट्रीय आय को प्रभावित करता है? सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी जो है ये राष्ट्रीय आय को प्रभावित करता है। इसमें से कौन है? प्राकृतिक संसाधन, श्रम और पूंजी की मात्रा। तीसरा हो जाएगा तकनीकी विकास। ये सभी क्या करता है? राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान वर्तमान में सर्वाधिक है यानी प्रेजेंट में सबसे ज़्यादा है? सही जवाब हो जाएगा हमारा सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीय क्षेत्र जो है इससे वर्तमान में राष्ट्रीय आय में काफ़ी हेल्प मिलता है। जैसे जैसे कोई देश विकसित होता है राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का अंश कैसा होता है? सही जवाब हो जाएगा घटता जाता है। प्राइमरी सेक्टर से उसका पकड़ कम होते जाता है और वो देश विकसित होते रहता है। जैसे जैसे कोई देश विकसित होता है राष्ट्रीय आय में तृतीय सेवा क्षेत्र का अंश क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा बढ़ता जाता है। किस अर्थशास्त्री ने कहा था कि आय वह धन है जो किसी कार्य के बदले शारीरिक या मानसिक रूप से प्राप्त होता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा प्रोफेसर मार्शल ने कहा था। राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली मुख्य कठिनाइयाँ क्या हैं? सही जवाब हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। जैसे क्या क्या परेशानियाँ होती थी कि आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई, दूसरा होता था कि दोहरी गणना की संभावना, तीसरा क्या होता था कि वस्तुओं के सही मूल्य मापने में कमी होता था यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 की भयानक मंदी यानी ग्रैंड डिप्रेशन की अवधि क्या थी? सही जवाब हो जाएगा हमारा 1929 से लेके 1933 के बीच जो आर्थिक मंदी आया था ये काफ़ी भयानक मंदी था। 1929 की आर्थिक मंदी से उबरने के लिए किस अर्थशास्त्री ने सामूहिक व्यय या सरकारी हस्तक्षेप का सुझाव दिया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा लॉर्ड जे.एम. किन्स ने किया था। बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय पटना के बाद दूसरे स्थान पर आती है सामान्यतः नॉर्मली? सही जवाब हो जाएगा हमारा बेगूसराय की। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
भारत में वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर की अवधि क्या होती है? सही जवाब हो जाएगा हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। बिहार की राष्ट्रीय आय या राज्य घरेलू उत्पाद कम होने का मुख्य कारण क्या है? सही जवाब हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें आ जाएंगे आपके कृषि पर अत्यधिक निर्भरता और औद्योगिक पिछड़ापन। दूसरा की साक्षरता की कमी। तीसरा हो जाएगा बाढ़ की विभीषिका की कमी। इससे क्या होता है कि राज्य घरेलू उत्पादन में कमी होने का मुख्य कारण है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन जिसको बोलते हैं एनएनपी प्राप्त करने के लिए जीएनपी में से क्या घटाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा मूल्यह्रास। घटा देंगे तो आपका जीएनपी निकल जाएगा। किसी देश की सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा हमारा जीडीपी। विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट का क्या अर्थ होता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा उत्पादन कार्यों में पूंजी लगाना या खर्च करना। अगला प्रश्न है हमारा बचत और विनियोग में क्या संबंध होता है सामान्यतः नॉर्मली? राइट आंसर हो जाएगा हमारा जितनी अधिक बचत होगी विनियोग की संभावना उतनी ही बढ़ेगी। यदि किसी देश की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती है और राष्ट्रीय आय स्थिर रहती है तो प्रति व्यक्ति आय क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा इसका घटेगा प्रति व्यक्ति आय। भारत में प्रति व्यक्ति आय कम होने का एक मुख्य कारण क्या है? इसका मेन कारण है कि तीव्र जनसंख्या यानी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ने की वजह से प्रति व्यक्ति आय में कमी होती है। मुद्रास्फीति का राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ता है मौद्रिक मूल्य के रूप में? सही जवाब हो जाएगा हमारा मौद्रिक राष्ट्रीय आय आभासी रूप से बढ़ी हुई दिखाई देती है। वास्तविक राष्ट्रीय आय यानी कि रियल नेशनल इनकम की गणना किस मूल्य पर की जाती है? सही जवाब हो जाएगा हमारा आधार वर्ष के स्थिर मूल्य पर। चालू मूल्यों पर राष्ट्रीय आय को क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा मौद्रिक राष्ट्रीय आय कहा जाता है। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अनुमान किसने लगाया था? सही जवाब हो जाएगा हमारा डॉक्टर वी राव ने 1931 से 32 में लगाए थे। डॉक्टर वी राव के अनुसार उस समय भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी आंकी गई थी यानी कि अनुमानित लगाया गया था? सही जवाब हो जाएगा हमारा 62 रुपीज़ यानी 62 रुपये। राष्ट्रीय आय लेखांकन यानी नेशनल इनकम अकाउंटिंग का जनक किसे माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा साइमन कुजनेस्ट को माना जाता है। बिहार में किस क्षेत्र का योगदान राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे कम है? सही जवाब हो जाएगा हमारा द्वितीय क्षेत्र यानी कि उद्योग क्षेत्र की। निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान यानी ट्रांसफ़र पेमेंट है जिसे राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा पेंशन और छात्रवृत्ति को। घरेलू सीमा के अंतर्गत विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय उत्पाद जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल प्रोडक्ट। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आर्थिक कल्याण यानी इकोनॉमिक वेलफेयर को मापने का सबसे बेहतर साधन किसे माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा प्रति व्यक्ति आय
वास्तविक आय में सतत वृद्धि। इस वीडियो में आपका टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।